आज हम जिस कहानी की तह तक जा रहे हैं उसके बारे में सबने सुना है, फिल्में देखी हैं, लेकिन उसकी असली कहानी शायद कहीं ज्यादा गहरी और परेशान करने वाली है। हाँ। हम बात कर रहे हैं आरएमएस टाइटैनिक, लेकिन इसे हम किसी फिल्म के नजरिए से नहीं बल्कि 1912 में हुई ब्रिटिश जांच के सरकारी दस्तावेजों के जरिए समझेंगे। बिल्कुल, ये दस्तावेज उस रात की कहानी बताते हैं, उन लोगों की जुबानी जो वहाँ मौजूद थे, क्रोज नेस्ट में बैठे पहरेदार से लेकर बॉयलर रूम में कोयला झोंकते मजदूर तक। सही। ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, ये उस दौर की तकनीक पर अंधे भरोसे, नजरअंदाज की गई चेतावनियों और चरम दबाव में लिए गए इंसानी फैसलों की एक केस स्टडी है। हमारा मकसद है इन हजारों पन्नों के कानूनी और तकनीकी ब्यौरों के पीछे छिपी मानवीय कहानियों को बाहर निकालना। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले उस बात पर आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है। हम टाइटैनिक के डूबने को एक अचानक हुई दुर्घटना मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उस जहाज को खतरे के बारे में एक के बाद एक कई चेतावनियां मिली थी। हाँ, ये कोई अचानक आई आपदा नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी आपदा थी जो अपनी तरफ बढ़ रही थी और कई लोग उसे देख रहे थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उस दिन कैरोनिया, बाल्टिक और अमेरिका जैसे जहाजों ने वायरलेस पर बर्फ के बारे में लगातार संदेश भेजे थे। कई संदेश थे, लेकिन जो सबसे अहम और सीधी चेतावनी थी वो मेसाबा जहाज से आई थी। उनके संदेश में साफ तौर पर लिखा था, बहुत ज्यादा पैक आइस, बड़े हिमखंड और फील्ड आइस, और सबसे जरूरी बात, क्यों ठीक टाइटैनिक के रास्ते में था। ठीक उसी के रास्ते में। ये कोई गोलमोल चेतावनी नहीं थी, ये खतरे का एक नक्शा था। यानी ये कहना कि उन्हें पता नहीं था, ये तो सरासर गलत होगा। उन्हें पता था। तो फिर अगला सवाल ये उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक जहाज के कप्तान ने रफ्तार कम क्यों नहीं की। और यहीं पर हमें उस दौर की मानसिकता समझनी होगी। जांच में जब सेकंड ऑफिसर चार्ल्स लाइटरूलर से यही सवाल पूछा गया तो उनका जवाब आज हमें हैरान कर देता है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि साफ मौसम में बर्फ की चेतावनी मिलने पर भी पूरी रफ्तार से चलना अटलांटिक में आम बात थी। ये नियम था। एक मिनट, ये नियम था? मतलब खतरे की तरफ तेजी से बढ़ो? ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। उस समय की सोच ये थी कि हम इतने बड़े और मजबूत हैं कि किसी भी हिमखंड को दूर से देखकर उससे बच निकलेंगे। ये तकनीक पर एक तरह का घमंड था, एक अति आत्मविश्वास। और ये सिर्फ कप्तान तक सीमित नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरे सिस्टम में फैला हुआ था, खासकर उस जगह पे जहां सारी चेतावनियां आ रही थीं। मार्कोनी वायरलेस रूम। आप उस मशहूर घटना का जिक्र कर रही हैं जब टाइटैनिक के ऑपरेटर ने पास के जहाज को चुप रहने के लिए कहा था। हाँ, लेकिन कहानी उससे ज्यादा जटिल है। टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर्स जैक फिलिप्स और हेरल्ड गुब्राइड मार्कोनी कंपनी के कर्मचारी थे, व्हाइट स्टार लाइन के नहीं। अच्छा। उनका मुख्य काम अमीर यात्रियों के निजी संदेश भेजना था, जिससे कंपनी को पैसा मिलता था। जब पास के जहाज कैलिफोर्नियन ने बर्फ की एक और चेतावनी भेजने की कोशिश की तो उनके कान में बहुत तेज सिग्नल आया। थके हुए और काम के बोझ तले दबे जैक फिलिप्स ने जवाब दिया, चुप रहो, मैं केप रीस के साथ काम कर रहा हूँ। तो आप कह रही हैं कि दुनिया का सबसे आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम उस वक्त अमीर यात्रियों के स्टॉक मार्केट के संदेश या निजी बातें भेजने में लगा था, जबकि जहाज के लिए खतरे की चेतावनियां नजरअंदाज हो रही थी। बिल्कुल। ये तो सिस्टम की नाकामी है, किसी एक इंसान का घमंड नहीं। सही बात है। बर्फ की चेतावनियों को कोई खास प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। वे रूटीन ट्रैफिक का हिस्सा थी, न कि कप्तान के ब्रिज पर तुरंत पहुंचाया जाने वाला कोई जरूरी अलर्ट। और इसी सिस्टेमिक फेलियर का नतीजा कुछ घंटों बाद जहाज के सबसे ऊंचे हिस्से पर देखने को मिला। आप क्रूज मेस्ट यानी निगरानी मचान की बात कर रही हैं, जहां रात के 10 बजे फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनल ली ने अपनी ड्यूटी संभाली थी। हाँ। गवाही के मुताबिक रात एकदम साफ थी, तारे दिख रहे थे, लेकिन चांद नहीं था। और सबसे अजीब बात, समंदर शीशे की तरह शांत था। और यही शांत समंदर उस रात सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ। सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन अगर समंदर में थोड़ी भी हलचल होती, लहरें होती, तो वे हिमखंड के निचले हिस्से से टकराकर सफेद झाग बनाती। अच्छा। और उस झाग को दूर से अंधेरे में भी देखा जा सकता था। लेकिन शांत पानी में एक अंधेरा ब्लूबर्ग, जो ताजा पलटा हुआ हिमखंड होता है और गहरे नीले रंग का होता है, वो रात के अंधेरे समंदर में लगभग अदृश्य हो जाता है, जब तक कि वो आपके ठीक सामने ना आ जाए। बिल्कुल। और फ्लीट ने अपनी गवाही में एक और दिल दहला देने वाली बात कही, उनके पास दूरबीन नहीं थी। हाँ, ये तो बहुत बड़ी चूक थी। जब जांच में उनसे पूछा गया कि अगर दूरबीन होती तो क्या फर्क पड़ता, तो उनका जवाब सीधा था, हम उसे काफी पहले देख पाते। जब उनसे और जोर देकर पूछा गया कितना पहले,
तो उन्होंने कहा इतना पहले कि हम आराम से बच निकलते। और सोचिए, जहाज के क्रॉस नेस्ट में दूरबीन एक लॉकर में बंद थी और उसकी चाबी उस ऑफिसर के पास थी जिसे साउथहैम्पटन में ही जहाज से उतार दिया गया था। 1 मिनट, क्या मतलब इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक शायद सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि किसी ने दूरबीन की चाबी गलत जगह रख दी थी? एक छोटी सी प्रशासनिक चूक। ये तो अविश्वसनीय है। जहां फ्लीट ऊपर से ये सब देख रहे थे, वहीं जहाज के सबसे निचले हिस्से बॉयलर रूम नंबर 6 में असली तबाही मच रही थी। हाँ, वहाँ लीडिंग स्टोकर यानी कोयला डालने वालों के इंचार्ज फ्रेडरिक बैरेट की गवाही हमें सीधे उस पल में ले जाती है। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि कैसे एक जोरदार टक्कर की आवाज आई और जहाज का दाहिना हिस्सा अंदर की तरफ फट गया। समंदर का बर्फीला पानी फर्श की प्लेटों से 2 फीट ऊपर की ऊंचाई पर तेजी से अंदर घुसने लगा। मतलब ये कोई छोटा छेद नहीं था? नहीं, ये एक बहुत बड़ा घाव था। और उन्होंने एक और तकनीकी बात बताई जो जहाज के डिजाइन की एक बड़ी खामी को उजागर करती है। क्या? उन्होंने बताया कि कैसे बॉयलर रूम 5 और 6 के बीच की मोटी स्टील की दीवार, जिसे बल्कहेड कहते हैं, पानी के भारी दबाव से अंदर की तरफ मुड़ने लगी थी जैसे कोई कार्डबोर्ड हो। अरे बाप रे! टाइटैनिक को अनसिंकेबल यानी न डूबने वाला इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसमें ऐसे 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, लेकिन ये दीवारें ऊपर बोट डेक तक नहीं जाती थी। अच्छा। तो पानी एक कंपार्टमेंट के भरने के बाद दूसरे में ऊपर से गिरने लगा, जैसे कोई आइस क्यूब ट्रे भर रही हो। जहाज अंदर से टूट रहा था और उसका डूबना तय था। जब ये साफ हो गया कि जहाज डूब रहा है, तो सारा ध्यान लाइफ बोट्स पर चला गया और यहीं पर टाइटैनिक की कहानी का सबसे बड़ा मिथक, पहले महिलाएं और बच्चे, एक बहुत ही जटिल और दुखद हकीकत में बदल जाता है। हाँ, सबने सुना है कि लाइफ बोट्स आधी खाली थीं और लोग हमेशा क्रू को दोष देते हैं, लेकिन गवाही कुछ और ही कहती है ना? बिल्कुल। सेकंड ऑफिसर लाइटऑलर, जो जहाज के पोर्ट साइड पर नावों को उतारने के इंचार्ज थे, ने अपनी गवाही में बार-बार कहा कि उन्होंने आवाज लगाई एनी मोर वुमेन एंड चिल्ड्रन, लेकिन उन्हें कोई मिला ही नहीं। क्यों? और इसकी वजह दिल दहला देने वाली है। ज्यादातर यात्रियों को, खासकर महिलाओं को, यकीन ही नहीं था कि टाइटैनिक डूब सकता है। ये समझना मुश्किल नहीं है। एक तरफ एक विशाल 269 मीटर लंबा जगमगाता शहर जैसा जहाज जो उन्हें दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह लग रहा था, और दूसरी तरफ एक छोटी सी लकड़ी की नाव जिसे 70 फीट नीचे अंधेरे बर्फीले समंदर में उतारा जा रहा था। उन्होंने उस सुरक्षित डेक को छोड़ने से मना कर दिया। और इसी भ्रम और अविश्वास की वजह से पहली लाइफ बोट, जो 65 लोगों के लिए बनी थी, सिर्फ 28 लोगों के साथ रवाना हुई। समय हाथ से निकलता जा रहा था और अफसरों को लगा कि और इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है तैयारी की कमी। आप नावों के उपकरणों की बात कर रही हैं। हाँ। ये पढ़ना सच में चौंकाने वाला है। मैंने भी पढ़ा। कई गवाहों ने बताया कि उनकी नावों में लैंप नहीं थे, या थे तो उनमें तेल नहीं था। किसी में कंपास नहीं था, किसी में पानी का बर्तन नहीं था। एक गवाह ने तो ये भी बताया था कि नाव में पानी निकालने वाला प्लग तक नहीं था। हाँ, और उसे ठंडे पानी में महिलाओं की टोपियों और अपने हाथों से पानी बाहर निकालना पड़ा। जब पूछा गया कि इन चीजों की जांच करना किसका काम था, तो जवाब मिला जहाज के बोसुन यानी मुख्य नाविक का। ये उस पल की घबराहट नहीं थी, ये एक व्यवस्था की नाकामी थी। और इसी व्यवस्था की नाकामी का सबसे दुखद पहलू तीसरे दर्जे के यात्रियों के साथ जुड़ा है। क्या उन्हें जानबूझकर रोका गया था जैसा कि फिल्मों में दिखाते हैं? देखिए, गवाही इस मामले में थोड़ी अस्पष्ट है। किसी भी क्रू सदस्य ने ये नहीं कहा कि दरवाजे बंद करने के आदेश थे। कुछ ने तो तीसरे दर्जे के यात्रियों को ऊपर बोट डेक पर देखने की बात भी कही। तो फिर क्या हुआ? असल समस्या जहाज का डिजाइन था। तीसरे दर्जे के क्वार्टर्स जहाज के निचले और अलग थलग हिस्सों में थे। वहां से भूल भुलैया जैसे रास्तों और सीढ़ियों से गुजरकर बोट डेक तक पहुंचना, मतलब किसी भी ऐसे इंसान के लिए लगभग नामुमकिन था जिसे रास्ता ना पता हो। खासकर उन लोगों के लिए जो अंग्रेजी नहीं बोलते थे। बिल्कुल, उन्हें ऊपर लाने के लिए कोई संगठित प्रयास नहीं किया गया, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। तो ये एक तरह की अनदेखी थी, न कि कोई साजिश। लेकिन इस कहानी का शायद सबसे परेशान करने वाला हिस्सा वो है जो टाइटैनिक पर नहीं बल्कि कुछ ही मील दूर एक दूसरे जहाज पर हो रहा था। SS कैलिफोर्नियन। ये जहाज उसी बर्फीले मैदान की वजह से रात में रुक गया था, शायद सिर्फ 10 से 15 मील दूर। इतने पास? इतने पास कि टाइटैनिक के डेक पर मौजूद लोग उसकी बत्तियां देख सकते थे और कैलिफोर्नियन के अफसर टाइटैनिक को देख सकते थे। उन्होंने टाइटैनिक से दागे गए रॉकेट भी देखे। तो फिर उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं?
ये आज तक का सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ जो हुआ वो गलत फहमियों, नियमों के पालन और मानवीय चूक की एक दुखद श्रृंखला थी। कैलिफोर्नियन के सेकंड ऑफिसर हर्बर्ट स्टोन ने अपनी गवाही में बताया कि उन्होंने एक के बाद एक 8 सफेद रॉकेट देखे। 8? हाँ, 8। लेकिन उस समय के नियमों के मुताबिक खतरे के सिग्नल वाले रॉकेट में कोई रंग होना जरूरी था, जैसे लाल। उन्हें लगा कि ये शायद 2 जहाजों के बीच आपस में बात करने के लिए कंपनी के सिग्नल हैं। यानी एक नियम की गलत व्याख्या ने 1500 लोगों की जान ले ली। ये भी एक वजह थी। दूसरी वजह थी मानवीय हिचकिचाहट। जहाज के कप्तान स्टैनली लॉर्ड सो रहे थे। ऑफिसर स्टोन ने उन्हें रॉकेट के बारे में बताया, लेकिन खतरे की गंभीरता को ठीक से नहीं समझाया। मतलब एक जूनियर अफसर अपने कप्तान को आधी रात में जोर देकर जगाने से हिचकिचा रहा था। ये एक बहुत ही मानवीय, बहुत ही भरोसेमंद गलती है जिसके नतीजे विनाशकारी हुए। और इस त्रासदी में विडंबना की एक और परत है जो वायरलेस रूम से जुड़ी है। सबसे बड़ी विडंबना, कैलिफोर्नियन के अकेले वायरलेस ऑपरेटर सिरिल इवांस ने रात 11 बजे के आसपास टाइटैनिक को बर्फ की चेतावनी देने की कोशिश की थी। हाँ, जिसका हमने जिक्र किया था। जब टाइटैनिक के ऑपरेटर ने उसे चुप रहने को कहा तो कुछ देर बाद लगभग 11:30 बजे उसने अपना सेट बंद कर दिया और सोने चला गया। और टाइटैनिक का खतरे का पहला सिग्नल ठीक 15-20 मिनट बाद भेजा गया। अगर वो सिर्फ 15 मिनट और जागता तो कहानी कुछ और होती। तो ये छोटी छोटी समझ में आने वाली मानवीय गलतियों का एक ऐसा तूफान था जिसने मिलकर एक बड़ी तबाही को जन्म दिया। एक थका हुआ ऑपरेटर सोने चला गया। बिल्कुल। इन सभी गवाहियों को एक साथ रखने पर यह साफ हो जाता है कि टाइटैनिक किसी एक गलती से नहीं डूबा। ये गलतियों और गलत फैसलों की एक पूरी श्रृंखला थी। तकनीक पर अंधा विश्वास, चेतावनियों को नजरअंदाज करने वाला सिस्टम, ट्रेनिंग और उपकरणों की कमी और सबसे बढ़कर चरम दबाव में की गई मानवीय भूलें। ये एक सबक है कि सबसे उन्नत तकनीक भी मानवीय फैसलों और पुरानी धारणाओं पर ही टिकी होती है। टाइटैनिक उस समय का शिखर था, लेकिन उसकी सुरक्षा व्यवस्था पुराने नियमों पर आधारित थी। ये मानना कि साफ मौसम में रफ्तार कम करने की जरूरत नहीं है, या ये कि जहाज को पूरी क्षमता की लाइफ बोट्स की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो खुद एक लाइफ बोट है। और ये मान्यताएं उस रात जानलेवा साबित हुई। ब्रिटिश जांच का मकसद ये पता लगाना था कि क्या गलत हुआ और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को कैसे रोका जाए, और इसके नतीजे में समुद्री सुरक्षा के नियम हमेशा के लिए बदल गए। लेकिन इन हजारों पन्नों की गवाही एक गहरा सवाल छोड़ जाती है जिसका जवाब किसी नियम की किताब में नहीं है। क्या? जांच इस बात पर केंद्रित थी कि जहाज क्यों डूबा, लेकिन गवाहियों से ये भी साफ है कि कई नावों में बहुत जगह थी और समंदर शांत था। जब टाइटैनिक डूब गया तो रात की खामोशी में पानी में मौजूद 1500 लोगों की मदद की चीखें गूंज रही थी। अगर लाइफ बोट में बैठे बचे हुए लोग उन आवाजों की तरफ वापस जाते तो क्या कहानी कुछ और हो सकती थी। असली त्रासदी शायद सिर्फ जहाज का डूबना नहीं था, बल्कि बचाव का अधूरा रह जाना भी था।